सास बहू और बेटियां में हम तो लेकर आते ही हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट 24/7। यानी लेकर आते हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज। लेकिन अब सास बहू और बेटियां एक्स्ट्रा लेकर आएगा आपके लिए एंटरटेनमेंट की एक्स्ट्रा वाली गुड न्यूज। जी हाँ, अब तो एंटरटेनमेंट के किसी भी कोने को हम और आप बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे। तो आप भी जल्दी से लाइक करें इसे और फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम पर भी। नाम है SBB एक्स्ट्रा। एआई के नेगेटिव्स बहुत सॉलिड हैं और बहुत ही इम्पैक्टफुल है। दुनिया के किसी भी कोने में, किसी गांव खेड़े में बैठ के पूरे दुनिया को हानि पहुंचा सकता है। ये जो एंड भी है, क्लाइमैक्स जो है पिक्चर का, ये पहले ये क्लाइमैक्स नहीं था फिल्म का। और एंड के 2 मिनट में, एंड का जो सीन है 2 मिनट का सीन है, उसमें आपको पता चलेगा कि हरी और आयरा का मतलब क्या है। सो आयरा इज अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मेरा जो किरदार है फिल्म के अंदर उसका नाम है हरी। आयरा इज़ द रिवर्स ऑफ हरी। अगर आप हरी को उल्टा पढ़ेंगे तो उसका अर्थ निकलेगा आयरा। ये बेसिकली एक बहुत ही सटल कमेंट है। एआई से कैसे आप किसी मृत इंसान को जीवित रख सकते हैं अपने साथ। यू कांट टच द ह्यूमन बीइंग ऑब्वियसली आफ्टर दे पास्ट अवे, बट उनकी आवाज़ को मैप करके, उनके चेहरे को मैप करके, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को मैच करके आप कैसे किसी बहुत ही करीब के इंसान को जीवित रख सकते हैं। बट ये सिर्फ पॉजिटिव साइड है, क्योंकि एआई के नेगेटिव्स बहुत सॉलिड हैं और बहुत ही इम्पैक्टफुल है। और अगर किसी नेगेटिव के हाथ में पड़ गया तो वो दुनिया के किसी भी कोने में, किसी गांव खेड़े में बैठ के पूरे दुनिया को हानि पहुंचा सकता है। तो यही कमेंट है फिल्म के ऊपर। एक द थिंग इज दैट इट्स अ कमर्शियल फिल्म। मसाला है, रोमांस है, ड्रामा है, एक्शन है, गाने हैं, 3-4 गाने भी हैं। और इसके ये सब बैकड्रॉप है, लेकिन सेंट्रल थीम ये है कि अगर मान लीजिए ये एआई जो मैंने डेवलप किया है, हरी सिंह ने डेवलप किया है, वो किसी गलत इंसान के हाथ में आ जाता है तो वो क्या हानि पहुंचा सकता है आपके जाने बगैर। यू वोंट इवन आजकल ये जो स्कैम्स आप सुन रहे हैं कि किसी ने फ़ोन करके आपको स्कैम किया, आवाज़ क्लोन के स्कैम किया। वो हाल ही में आई थिंक डे बिफोर यस्टरडे पेपर में आया था कि उसके बेटे का फ़ोन आया और उसने बेटे की आवाज़ नहीं पहचानी क्योंकि उसके बेटे की आवाज़ क्लोन करके रैंसम डिमांड किया था। तो ये सारी चीज़ें तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। एआई क्या क्या कर सकता है। मेरे को किसी ने पिछले इंटरव्यू में पूछा था कि डू यू थिंक इट्स एज डेंजरस एज अ न्यूक्लियर बॉम्ब। आई थिंक इट्स वे मोर डेंजरस, क्योंकि न्यूक्लियर बॉम्ब जब गिरता है तो अगर हिरोशिमा नागासाकी पे गिरता है तो उसी के आसपास के एरिया में बहुत नुकसान होता है, बहुत सालों तक होता है। लेकिन एआई से जो डैमेज क्रिएट हो सकता है वो दुनिया भर में फैल सकता है, वर्स देन कोविड ऑल्सो। तो यू हैव टू सी द फिल्म। इतना सोच के मत जाइए, ये मनोरंजन के लिए देखिए फिल्म और यू विल कम बैक विद अ मैसेज, क्योंकि जो आखिर का ट्विस्ट है वो पूरी फिल्म का निचोड़ है। वो जब आप फिल्म देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि इसका मतलब क्या है। इसका पूरा श्रेय हमारे डायरेक्टर सैम को जाता है। वर्किंग टाइटल तो स्क्रीम था कि जब आपको तकलीफ़ होती है तो आप चिल्लाते हैं, सो स्क्रीम। लेकिन उन्होंने बहुत सोच समझ के, ये जो एंड भी है, क्लाइमैक्स जो है पिक्चर का, ये पहले ये क्लाइमैक्स नहीं था फिल्म का। शूटिंग करते करते उनके दिमाग में ये थॉट आया कि अगर हम लोग इतना ट्विस्टेड स्टोरी बना ही रहे हैं तो आखिर एंड को भी ट्विस्ट कर देते हैं। और एंड के 2 मिनट में, एंड का जो सीन है 2 मिनट का सीन है, उसमें आपको पता चलेगा कि हरी और आयरा का मतलब क्या है और क्यों उन्होंने टाइटल आयरा दिया है। मेरे लिए तो बहुत खुशकिस्मती की बात है कि एक सेंट्रल लीड प्ले करने को मिल रहा है इतने सालों बाद, और वो भी एक ऐसी फिल्म है जो बहुत टॉपिकल है। बहुत सारे लोग अब एआई के बारे में बात कर रहे हैं। और आयरा का मुझसे अगर आप ये पूछे, वाकई तो मैंने जब फिल्म देखी मुझे लगा कि एक बहुत ही एंटरटेनिंग फिल्म बनाई है। उन लोगों का काम करने का तरीका इतना अलग है कि मैं अब उनके बेसिस पे बता नहीं सकता हूँ कि उन्होंने आयरा क्यों रखा है। लेकिन मेरी जो रीडिंग है वो यही है कि जो निचोड़ है फिल्म का आखिर में, उसके वजह से हरी और उसका मिरर इमेज है आयरा। अक्सर हम लोग जब ऐसे इंटरव्यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं एक दूसरे के बारे में और फिर पीठ पीछे गाली भी देते हैं। लेकिन इस शूटिंग में मैं वाकई दिल से कहूँगा कि मुझे बहुत मज़ा आया। पहले दिन से ही एक ऐसा माहौल डायरेक्टर ने बना रखा था कि मुझे आई फेल्ट वेरी मच एट होम। क्या होता है कि एक दो पहले पूरी फिल्म लंदन में शूट हुई है, तो जब आप किसी नए माहौल में जाते हैं तो थोड़ा वक्त लगता है टू ब्रेक द आइस, टू सेटल डाउन एंड टू काइंड ऑफ गेट कंफर्टेबल विद एवरीबडी। लेकिन वहाँ के लोग ऑब्वियसली कमिंग फ्रॉम द टॉप इतने अच्छे थे, इतने मिलनसार थे, इतने वेलकमिंग थे कि मुझे लगा कि यार मैं तो कहीं आया ही नहीं हूँ, ये तो घर जैसा ही लग रहा है। और एक एडेड एडवांटेज ये था कि सैम जो है वो भी बंगाली है, मैं भी बंगाली हूँ,
तो हम लोग बंगाली में बांग्ला में शुरू हो जाते थे। और उनकी जो टीम है, दे ऑल अबाउट 24, 25, 26 ईयर ओल्ड पीपल, बट सो एफिशिएंट दैट एक मेकअप आर्टिस्ट के पास भी और एक हेयर ड्रेसर के पास भी और एक लाइट असिस्टेंट के पास भी पूरी स्क्रिप्ट होती थी, और पूरी स्क्रिप्ट पढ़ के वो लोग आते थे। तो उनको पता होता था कि अब रोहित सर का ये शॉट होने वाला है, तो उनको कैसे प्रेप करना है। तो आई थिंक ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो ऑफ कोर्स इंडिया में भी होती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इंडिया में हम कैसे कहूँ, एक ही काम करने के लिए बहुत सारे लोग मिल जाते हैं। आप बोलो कि अरे वो लैम्प शेड हिला हुआ है फ्रेम में तो 5 लोग पहुंच जाएंगे, वहाँ ऐसा नहीं है। वहाँ पे एक काम के लिए एक आदमी को नियुक्त किया जाता है और फिर वही सारा काम करता है। आई थिंक सिस्टम ऑफ शूटिंग इज़ ऑल्सो लिटिल डिफरेंट। हमारे जो डीओपी थे, ऑस्ट्रेलियन डीओपी सेटल इन लंदन, क्या लाइटिंग, क्या फ्रेम्स, मतलब उनकी फिल्मिंग ही अलग होती थी। और जहाँ तक वीएफएक्स का सवाल है, आपने पूछा है तो बता देता हूँ कि मैंने इतने सारे सीन्स किए हैं ब्लैंक वॉल को देख के, और पहले दिन मुझे थोड़ा सा हुआ था कि भाई सैम क्या है यार, बता तो सही किससे बात कर रहा हूँ। बोले आप बात कर रहे हो ब्रेन से। ऐसे ब्रेन कहाँ है, तो खाली हॉल है। बोले इस हॉल के अंदर ब्रेन का वीएफएक्स आएगा। तो आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग था, मुझे भी बहुत सीखने को मिला, क्योंकि पहली बार मैंने इस किस्म की फिल्म की जहाँ पे इट वॉज सो वीएफएक्स हैवी। आई थिंक 30-40% ऑफ द फिल्म इज़ वीएफएक्स, जो बड़ी बड़ी हिंदी फिल्मों में नहीं होता है। तो अब आप लोग देखिए, बताइए कैसा लगा। सेकंड पार्ट डायरेक्टर ने अनाउंस कर दिया है, इनफैक्ट मैंने उनके बेसिस पे उनके बिहाफ पे अनाउंस कर दिया था। मेरा ये मानना है कि इसका सेकंड पार्ट तो डेफिनेटली बनना चाहिए ऑल्सो, बट यू नो वी हैव टू फर्स्ट मेक श्योर दैट द फर्स्ट पार्ट रीचेज एज मेनी पीपल एज पॉसिबल। अब मुझे इस बात में कोई भ्रम नहीं है कि मैं कोई शाहरुख खान तो हूँ नहीं कि लोग पहले दिन रिलीज़ पे आ जाएंगे। ये फिल्म चलेगी तो वर्ड ऑफ माउथ से चलेगी, लोग जब देखेंगे और उन्हें पसंद आएगी तो अपने भाई बंद रिश्तेदारों से कहेंगे कि भैया आयरा हमने देखी, बहुत अच्छी फिल्म है। तो वी आर होपिंग दैट पीपल लाइक द फिल्म, देयर इज अ पॉजिटिव फीडबैक ऑन द फिल्म, एंड देन वी विल रियली थिंक अबाउट आयरा 2। स्टोरी ऑलरेडी उनके माइंड में है, दिमाग में ऑलरेडी वो स्टोरी उनके माइंड में चल रही है, क्योंकि वीएफएक्स में 1 साल लग गया, तो ऑब्वियसली ही वाज आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर हिज नेक्स्ट। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि आयरा 2 कब बनती भी है कि नहीं, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि बनेगी। कोविड के चलते कंजम्पशन ऑफ एंटरटेनमेंट बदल गया है। पहले सिर्फ 2 ही माध्यम थे, टेलीविज़न या सिनेमा। अब दोनों के लिए आप एक सिनेमा देखने के लिए आप बाहर जाते थे, एक फैमिली आउटिंग होती थी, लोग साथ में जाते थे, समोसा चाय पॉपकॉर्न खाते थे, बड़े पर्दे पे पिक्चर देखते थे। कोविड के चलते वो बंद हो गया, तो आपके पास बचा टेलीविज़न। तब लोगों को लगा कि यार ये ओटीटी तो बड़ी बड़ी फिल्में हमारे स्क्रीन पे लेके आ रहा है, तो हम घर ही बैठे देख सकते हैं। और लॉकडाउन के 2-3 महीनों में पूरा जो कंजम्पशन ऑफ एंटरटेनमेंट है, पूरा एक पैराडाइम शिफ्ट हो गया उसमें। और उस शिफ्ट से हुआ ये कि फिल्मों को बहुत धक्का लगा। तो ये जो आप कह रहे हैं कि कुछ फिल्में नहीं चली, वो फिल्में बुरी नहीं थी, लेकिन वो वक्त ऐसा था कि लोग सोच रहे थे कि यार घर पे बैठ के देखते हैं, घर पे मज़ा आ रहा है, क्योंकि वी हैड बिकम वेरी कंफर्टेबल एट होम, और कोई चारा नहीं था। तो आई थिंक ये एक वक्त आता है हर चीज़ में। जब टेलीविज़न, आपको याद होगा जब 80s में टेलीविज़न आया था, तब लोग कहते थे कि फिल्में बंद हो जाएंगी, लेकिन फिल्में बंद नहीं हुई और बड़ी हो गई। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती है। थिएटर है, यात्रा है, कब से चला आ रहा है, वो भी आजकल आप वर्ल्ड में ट्रैवल करें, और हिंदुस्तान में भी अभी बड़े बड़े म्यूजिकल्स बनते हैं। मुगल आज़म आपने देखा होगा, इतना बड़ा थिएटर प्रोडक्शन है। तो एवरी फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट हैज़ इट्स प्लेस। आई थिंक कुछ लोग तो सिर्फ थिएटर देखते हैं, वो फिल्मों में रुचि नहीं रखते हैं, वो टेलीविज़न नहीं देखते, लेकिन थिएटर देखने जाते हैं, वो एक उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो आई थिंक ये जो वक्त है थोड़ा सा क्रिटिकल इसलिए है क्योंकि हिंदी फिल्में, बहुत सी हिंदी फिल्में 90% चल नहीं रही हैं। अब कोई सक्सेस का फॉर्मूला तो है नहीं, कुछ ऐसा लिखा तो है नहीं किताब में कि आप ऐसी फिल्म बनाएंगे तो चल जाएगी। लेकिन अब हाल ही में, जैसा आप ही ने कहा कि पिछले 1 साल से बड़ी बड़ी फिल्में बन रही हैं, बड़ी बड़ी फिल्में चल रही हैं और बड़े पैमाने पे चल रही हैं। तो ये एक लल आया था, वो आई थिंक वो लल चला जाएगा। अभी काफ़ी इंटरेस्टिंग फिल्में बन रही हैं, कंटेंट ड्रिवन फिल्में भी हैं, स्टार्स आल्सो हैव कम बैक। मेरा खाली मानना है कि ओटीटी इज़ सफरिंग बिकॉज अब ओटीटी भी स्टार ड्रिवन हो गया है हिंदुस्तान में। ये खाली इंडिया है जहाँ पे बिग बॉस बनाने के लिए भी आपको सेलिब्रिटीज़ चाहिए। पूरी दुनिया में जब बिग बॉस या बिग ब्रदर इंटरनेशनल वर्जन का नाम है वो बनता है, तो वो कॉमन पीपल के साथ बनता है, क्योंकि कॉमन पीपल एक दूसरे को पहली बार मिलते हैं तो लड़ाई झगड़ा करते हैं। लेकिन अगर इंडिया में बनाना है तो वो भी सेलिब्रिटीज़ के साथ बनाना पड़ेगा।
वैसे ही OTT 5 साल पहले इतने बड़े बड़े अच्छे कलाकार आए हैं OTT से, अब आप देखिए एक नया कलाकार आपको नहीं दिखता है, सारे के सारे वो मतलब यही है हमारा इंडिया का whether you call it फंक्शनिंग और शॉर्टकमिंग। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा क्योंकि मुझे भी OTT पे काम करना है, लेकिन सीरियसली आई थिंक दैट इज़ वन थिंग दैट हैज़ चेंज ओवर द लास्ट 2-3 ईयर्स। आई थिंक देयर इज़ नो पुशिंग दी एनवेलप, सेम कहानियाँ बन रही हैं, सेम किस्म की कहानियाँ बन रही हैं, दे आर ऑल्सो प्लेइंग सेफ। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि व्हाट इज़ द रीज़न टू प्ले सेफ ऑन अ प्लेटफॉर्म वेयर इन पीपल आर गोइंग टू वॉच इट। उनका पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर हमारे पास फर्जी में एक शाहिद कपूर है तो लोग ज़रूर देखेंगे, और वो हुआ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली वॉच शोज। आई मीन ही वॉज फैंटास्टिक। तो एक्टर भी अच्छे हैं, बहुत बड़े स्टार हैं, पहली बार OTT कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ें आई थिंक ये कमर्शियल चीज़ें हैं, मुझे ज़्यादा इल्म नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि अगर OTT नए टैलेंट को मौका नहीं देगी तो गड़बड़ हो जाएगी। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि ट्रोलर्स या नेगेटिव फीडबैक से अफेक्ट मत होइए, क्योंकि ये लोग कौन है? कोई भी आज एक फ़ोन जिसके पास स्मार्टफोन है और इंस्टाग्राम है और एक्स है और फेसबुक है, वो आपके बारे में कमेंट कर सकता है। मेरी खुशकिस्मती रही है कि मेरे बारे में बहुत कम, मतलब 0.1% ख़राब कमेंट्स आते हैं या ट्रोलिंग होती है। मुझे याद नहीं है कि मुझे कभी भी ट्रोल किया गया हो। एक बार मैंने रजनी सर के बारे में एक जोक क्रैक किया था जो रजनी सर का जोक था, और वो लोगों ने गलत उसे समझ लिया और उसके बाद थोड़ी सी ट्रोलिंग हुई थी, लेकिन वो भी नेगेटिव नहीं था, ऐसा कोई गाली गलौज कोई नहीं करता है। तो मेरा एडवाइस हमेशा यही रहता है कि भैया ये एक आज के ज़माने की सच्चाई है, लोग बोलते रहेंगे, लोग करते रहेंगे, आप पढ़िए और डिलीट कर दीजिए उसे अगर पसंद नहीं है। अगर वो आदमी पसंद नहीं है तो उसे ब्लॉक कर दीजिए, लेकिन रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक नेमलेस फेसलेस पर्सन है जो दुनिया के किसी कोने में बैठ के आपके बारे में बात कर रहा है। तो हाउ इज़ ही इम्पॉर्टेंट? ही इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, सो वाई शुड यू टेक हिज वर्ड्स इम्पॉर्टेंटली? तो मैं तो ऐसे ही बिहेव करता हूँ। मेरा पर्सनल अगर मेरे इंस्टाग्राम पे या ट्विटर पे एक्स पे कोई कुछ कहता है तो मैं उसके साथ, अगर मुझे लगा कि ये वाकई सोच समझ के कुछ नेगेटिव कमेंट कर रहा है, क्रिटिक कर रहा है मेरे बारे में, तो मैं या तो उसे सच्चाई बताता हूँ या तो मैं उसके साथ एंगेज करके बोलता हूँ भाई तुम्हें ये क्यों लगा ऐसा। 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स लोग रिप्लाई करते हैं कि सर सॉरी हमने गलत समझा। अभी हुआ था मैंने किसी दोस्त के इंस्टाग्राम पे कमेंट किया था और कई लोगों ने उसे नेगेटिवली, एक बार हवा फैल जाती है ना तो आग लग जाती है, तो कई लोगों ने कुछ नेगेटिव बातें की और वो मतलब था ही नहीं मेरा। तो मैंने उसके बाद लिखा, उसके बाद जिन लोगों ने भी कमेंट किया था दे सेड सॉरी। तो ये भी एक तरीका होता है ट्रोल्स और नेगेटिव कमेंट्स के साथ डील करने का। बी पॉजिटिव अबाउट एवरीथिंग, इवन अबाउट नेगेटिव। मेरा पहला शो जो स्वाभिमान था वो इतना बड़ा हिट बन गया था कि मुझे उस किस्म वो बाउंड्री, जैसे आप कह रही हैं सक्सेस फेलियर के, वो बाउंड्री नहीं है एक्चुअली। लाइंस बहुत ब्लर्ड होते हैं सक्सेस और फेलियर के बीच में। आपको लगता है कि आप सक्सेसफुल है, लोगों को लगेगा कि नहीं इतना नहीं अच्छा काम किया। कभी कभी आपको मुझे खुद लगता है कि यार मैं फेल हो गया इस चीज़ में, और लोगों को आप जब मिलते हैं तो वो आपको ऐसे मिलते हैं कि आपने तो बहुत अच्छा काम किया है। तो ये चीज़ें बहुत ब्लर्ड लाइंस है। सक्सेस फेलियर नथिंग इज़ परमानेंट, कुछ भी परमानेंट नहीं है। आज सक्सेस है कल नहीं होगा, गारंटीड है। आज फेलियर है कल नहीं होगा, गारंटीड है। ये ज़िंदगी है। तो जो लोग ये आप कह रहे हैं स्ट्रगल क्या है, मेरी भी स्ट्रगल जारी है, अभी आपकी भी होगी किसी न किसी क्षेत्र में। स्ट्रगल इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। जिस दिन स्ट्रगल खत्म है और लाइफ खत्म है, कोई ऐसा इंसान नहीं है, चाहे वो एक्टर हो, बिजनेसमैन हो, प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसकी लाइफ में स्ट्रगल नहीं है। इसे जद्दोजहद कहते हैं, आपको लगे रहना पड़ता है। और एडवाइस मैं क्या दे सकता हूँ, मेरा पर्सनल मंत्रा लाइफ का यही है कि लगे रहो मुन्ना भाई, कुछ ना कुछ करते रहो, अपने आप को रेलेवेंट करते रहो। 30 साल बाद आयरा जैसी फिल्म का मेन लीड में हूँ। अब इससे ज़्यादा मैं क्या एडवाइस दूँ कि आप ऐसा काम करते रहो कि लोग कभी ना कभी आपको नोटिस करें और आपको ऐसा काम ऑफर करें, और बी रेलेवेंट। मैंने अभी ऑडियो सीरीज़ की है। ऑडियो सीरीज़ इज़ वेरी जेन जी। जो जेन जी है वो पॉडकास्ट सुनती है, ऑडियो सीरीज़ सुनती है, ऑडियो बुक्स सुनते हैं। और मैंने सोचा कि यार लोग कहते हैं मेरी आवाज़ लोगों को पता है, हिंदुस्तान में सब जानते हैं, मेरी आवाज़ पहचानते हैं। तो मैंने बोला चलो ये भी कोशिश करके देखते हैं। और मैंने जो शो किया वो कौन थी, ऑडिबल पे वो नंबर 1 पे ट्रेंडिंग था। तो ये चीज़ें करती ही रहनी चाहिए, यही एडवाइस है। बाकी तो अपनी अपनी ज़िंदगी के जो राउट्स होते हैं, जो आपको जिस पथ पे चलना है वो तो सिर्फ आप जानते हैं।
इसलिए आई यूजुअली शाई अवे फ्रॉम गिविंग एडवाइस, क्योंकि जो मेरे लिए काम करता है ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए काम करे। बट एक लाइन में कहूँगा कि लगे रहो, नेवर गेट anxiety, depression are very, very real issues in today's world because the struggle is so hard and the stakes are so hard. The competition everywhere. I mean, right now there are 5 people waiting to interview me, right? So आपके बीच में भी कितना competition है सिर्फ स्पेस के लिए, एयर टाइम के लिए। तो ये तो चलता रहेगा, इसे कभी भी नेगेटिव में मत लीजिए, इसे विद अ सेंस ऑफ कंपटीशन इफ़ यू लाइक। और मेरा तो है कि मैं किसी के साथ compete नहीं करता हूँ, मैं अपने साथ ही compete करता हूँ कि कल जितना था उससे थोड़ा सा बेहतर आज हो जाऊँ तो बहुत बड़ी बात है। So I think chill यार, just live, just be happy, make people around you happy, and that's it. Well, Aira is a very beautifully crafted film. It's about AI, artificial intelligence, जिसकी बात सब कर रहे हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि हिंदुस्तान बहुत ही जल्द AI में सुपर पावर होगा। तो फिल्म जाके देखिए, इंटरेस्टिंग फिल्म है। मैंने भी ठीक ठाक काम किया है, तो इतने सालों से जो आप प्यार देते आए हैं उसे बरकरार रखिए। फिल्म जाके देखिए, थिएटर में देखिए। 4 अप्रैल को रिलीज़ हो रही है, 5 को मेरा बर्थडे है, तो इसे मेरा गिफ्ट समझ लीजिए। सो प्लीज़ गो एंड वॉच द फिल्म। देयर इज़ समथिंग फॉर एवरीबडी। अगर आपको रोमांस पसंद है वो भी है, ड्रामा है, बहुत सारा ड्रामा है, एक्शन है, गाने हैं, सब कुछ है। गो वॉच द फिल्म और फिर मेरे इंस्टाग्राम पे जाके ज़रूर बताइएगा कि आपको फिल्म कैसी लगी। लॉट्स ऑफ लव।